Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में स्वागत है। नमस्कार। आज हम मानव भूगोल के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर नजर डालने वाले हैं। जनसंख्या संगठन मतलब पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। हाँ, ये एनसीईआरटी कक्षा 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का तीसरा अध्याय है। देखिए, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो अक्सर जनसंख्या को सिर्फ आंकड़ों के तौर पर देखते हैं। सही बात है, नंबर्स बस। हाँ, लेकिन ये आंकड़े लिंग, आयु, कहाँ रहते हैं लोग, क्या काम करते हैं, ये सब मिलकर किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक हकीकत और उसके भविष्य की तस्वीर बनाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो आज इन आंकड़ों के पीछे छिपी कहानियों और उनकी यूपीएससी के लिहाज से महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा। जनसंख्या सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी राष्ट्र की कह सकते हैं धड़कन है। और इस अध्याय में हम इसी धड़कन के अलग अलग पहलुओं को समझेंगे। जैसे लिंग अनुपात क्या कहता है समाज के बारे में, आयु संरचना कैसे आर्थिक क्षमता तय करती है, लोग गांव में ज़्यादा हैं या शहर में, और वे किस तरह के काम में लगे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स प्रीलिम्स के तथ्यों और मेंस की समझ दोनों के लिए मतलब बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिंग संगठन की, सेक्स कॉम्पोजिशन। हाँ, सेक्स कॉम्पोजिशन। आसान शब्दों में किसी आबादी में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात। इसे हम लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो से नापते हैं, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये अनुपात जानना इतना जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मतलब साधारण सा दिखने वाला लिंग अनुपात का आंकड़ा असल में एक एक्सरे की तरह है। अच्छा। हाँ, जो किसी समाज के अंदरूनी हालात जैसे महिलाओं का सम्मान, लैंगिक भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और यहाँ तक कि ऐतिहासिक पलायन की कहानियां भी उजागर कर देता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों को देखें तो करीब 139 देशों में ये अनुपात महिलाओं के पक्ष में है, मतलब वहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ओके। जबकि 72 देशों में ये प्रतिकूल है। ये वैश्विक तस्वीर का एक मोटा अंदाजा देता है। और अगर हम वैश्विक पैटर्न को थोड़ा और गौर से देखें तो एक स्पष्ट विभाजन दिखता है। हाँ, दिखता है। एशिया के कई बड़े देश जैसे चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में लिंग अनुपात कम है, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम है। इसके पीछे कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति सामाजिक उपेक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में भेदभाव जैसे कई दुखद कारण हो सकते हैं। बिल्कुल, ये सामाजिक कारण बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप के ज्यादातर देशों, जिसमें रूस भी शामिल है, वहां पुरुषों की संख्या कम है। हाँ, यूरोप की स्थिति थोड़ी अलग है। इसके पीछे दो मुख्य कारण नजर आते हैं। एक तो वहां महिलाओं की बेहतर सामाजिक आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुंच, जिससे उनकी जीवन प्रत्याशा थोड़ी अधिक होती है। और दूसरा, ऐतिहासिक रूप से यूरोप से पुरुषों का बड़ी संख्या में दुनिया के दूसरे हिस्सों में रोजगार या अन्य कारणों से प्रवास हुआ है, आउट माइग्रेशन। हाँ, आउट माइग्रेशन। और प्रीलिम्स के लिहाज से ये तथ्य नोट करने लायक हैं। विश्व में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात लातविया में है। लातविया? हाँ, और सबसे कम संयुक्त अरब अमीरात में। ये आंकड़े एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के अनुसार हैं और अक्सर सीधे पूछ लिए जाते हैं। सही है। तो एशिया में कम अनुपात वाले देश चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूरोप में उच्च अनुपात वाले क्षेत्र, ये ध्यान में रखने चाहिए। ये पैटर्न सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। मेंस के नजरिए से देखें तो ये सामाजिक आर्थिक कारकों, प्रवास के रुझानों और सरकारी नीतियों के प्रभाव को समझने की कुंजी हैं। बिल्कुल। आप इन उदाहरणों का इस्तेमाल महिलाओं की स्थिति, लैंगिक समानता पर नीतियों या प्रवास के सामाजिक आर्थिक प्रभावों जैसे विषयों पर उत्तर लिखते समय कर सकते हैं। ये आपके उत्तर को वजन देंगे, यानी उसकी आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर, उसके आर्थिक भविष्य के लिए कितनी अहम है। हाँ, एज स्ट्रक्चर। आयु संरचना का मतलब है कि कुल जनसंख्या अलग अलग आयु वर्गों में कैसे बटी हुई है। कितने बच्चे हैं, कितने युवा या काम करने वाले लोग हैं और कितने बुजुर्ग हैं। और ये जानना इसलिए क्रूशियल है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि देश की कितनी आबादी काम करके अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकती है, जिसे कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन। हाँ, वर्किंग पॉपुलेशन। आमतौर पर 15 से 59 साल के लोग।
और कितनी आबादी उन पर निर्भर है, आश्रित जनसंख्या या डिपेंडेंट पॉपुलेशन, यानी बच्चे और वृद्ध। अच्छा। ये अनुपात, जिसे डिपेंडेंसी रेशियो भी कहते हैं, सीधे सीधे देश के आर्थिक विकास, बचत दर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च और सामाजिक कल्याण योजनाओं को प्रभावित करता है। इस आयु संरचना को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है जनसंख्या पिरामिड, एज सेक्स पिरामिड। हाँ, एज सेक्स पिरामिड। ये एक ग्राफ होता है जिसमें बाईं तरफ पुरुषों और दाईं तरफ महिलाओं को अलग अलग आयु वर्गों में, आमतौर पर 5 साल के अंतराल में, हाँ 5 साल के अंतराल में प्रतिशत या संख्या के रूप में दिखाया जाता है। इस पिरामिड का आकार ही जनसंख्या की कहानी कह देता है। मोटे तौर पर 3 तरह के पिरामिड देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहला है विस्तारित होती जनसंख्या वाला पिरामिड, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ये त्रिभुज जैसा दिखता है, जिसका आधार बहुत चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते तेजी से पतला हो जाता है। नाइजीरिया इसका क्लासिक उदाहरण है। नाइजीरिया, हाँ। चौड़ा आधार दिखाता है कि जन्म दर बहुत ज्यादा है और हर अगले आयु वर्ग में लोगों की संख्या कम होती जाती है, जो शायद उच्च मृत्यु दर का भी संकेत हो। ये अल्प विकसित देशों की खासियत है, जहां बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। बांग्लादेश और मेक्सिको भी शायद इसी तरह के होंगे। हाँ, बांग्लादेश और मेक्सिको के पिरामिड भी कुछ ऐसे ही दिखेंगे। बिल्कुल। इस तरह के पिरामिड वाले देशों के लिए चुनौती होती है बढ़ती युवा आबादी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर पैदा करना। सही है। हालांकि अगर इन युवाओं को सही कौशल दिया जाए तो यही आबादी भविष्य में डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बन सकती है। बिल्कुल, ये पोटेंशियल है। अच्छा, दूसरा प्रकार है स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड, कांस्टेंट पॉपुलेशन। कांस्टेंट पॉपुलेशन, ये घंटे के आकार का होता है, बेल शेप। बेल शेप, हाँ। इसका आधार थोड़ा संकरा होता है विस्तारित वाले से, और ये बीच में लगभग बराबर चौड़ाई का रहता है, फिर ऊपर जाकर पतला होता है। ऑस्ट्रेलिया इसका अच्छा उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया ये दिखाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर हो गई हैं, जिससे जनसंख्या बढ़ नहीं रही, लगभग स्थिर है। ये स्थिति अक्सर विकसित देशों में दिखती है। ठीक है। और तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या वाला पिरामिड, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, यानी मतलब घटती हुई, हाँ, कह सकते हैं। इसका आधार संकरा होता है, नैरो बेस, और ये ऊपर की तरफ भी पतला होता जाता है, टेपर टॉप। जापान इसका प्रमुख उदाहरण है। जापान ये दिखाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत कम है, इतनी कम कि जनसंख्या या तो स्थिर है या घट रही है, शून्य या नकारात्मक वृद्धि। इन देशों के सामने भविष्य में कार्यशील जनसंख्या की कमी और बूढ़ी होती आबादी की देखभाल का बड़ा सवाल खड़ा होता है। सही है। प्रीलिम्स के लिए इन तीनों पिरामिड के आकार, उनकी विशेषता, जन्म दर, मृत्यु दर और उदाहरण, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये याद रखना जरूरी है। और कार्यशील आयु वर्ग भी। हाँ, कार्यशील आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी के प्रश्न में भी 15 से 59 वर्ष विकल्प सही माना गया है। और मेंस के लिए इन पिरामिडों का सीधा संबंध डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से है। और ह्रासमान पिरामिड सबसे विकसित या पोस्ट ट्रांजिशन चरण को दर्शाता है। ये किसी देश की विकास यात्रा और भविष्य की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को समझने में मदद करता है। जैसे भारत अभी युवा आबादी के चरण में है, तो नीति निर्माण में रोजगार सृजन और कौशल विकास पर जोर देना होगा। बिल्कुल सही। पॉलिसी इम्प्लीकेशंस बहुत हैं इसके। जनसंख्या को समझने का एक और आयाम है उनका निवास स्थान, यानी ग्रामीण नगरीय संगठन, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। हाँ, लोग कहाँ रहते हैं, गांव में या शहर में। हाँ, ये भी उनकी आर्थिक गतिविधियों और जीवन शैली को दर्शाता है। हालांकि ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि गांव और शहर की परिभाषा हर देश में अलग अलग हो सकती है। हाँ, परिभाषा अलग हो सकती हैं, लेकिन एक सामान्य वर्गीकरण ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे होते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज, जैसे खेती, पशुपालन। हाँ, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ना, वानिकी या खनन, यानी वो काम जिनमें सीधे प्रकृति से संसाधन लिए जाते हैं। ठीक है। और शहरी क्षेत्रों में? शहरी क्षेत्रों में लोग गैर प्राथमिक कामों में ज्यादा होते हैं, नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज, जैसे विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, ये हुआ सेकेंडरी सेक्टर। फिर व्यापार, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब टर्शरी सेक्टर में आ गए। और आजकल एक और सेक्टर की बात होती है, क्वाटरनरी। हाँ, क्वाटरनरी सेक्टर, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे ज्ञान आधारित उद्योग आते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक और दिलचस्प पैटर्न सामने आता है, और वो है ग्रामीण और शहरी लिंग अनुपात में अंतर।
हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। खासकर जब हम पश्चिमी देशों की तुलना एशिया या अफ्रीका के देशों से करते हैं। कनाडा या फिनलैंड जैसे पश्चिमी देशों में स्थिति उलट है। उलट कैसे? वहाँ ग्रामीण इलाकों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा है, जबकि शहरों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, शहरों में महिलाएं ज्यादा, पश्चिमी देशों में। हाँ, इसके पीछे कारण यह है कि पश्चिमी देशों में रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में महिलाएं गांवों से शहरों की ओर ज्यादा प्रवास करती हैं। इन्फ्लक्स होता है महिलाओं का। साथ ही वहां खेती का काम काफी हद तक मशीनीकृत हो चुका है, मैकेनाइज्ड, जिसे ज्यादातर पुरुष संभालते हैं। तो महिलाएं शहरों Yes, की sure. ओर। ठीक है। इसके ठीक विपरीत भारत, पाकिस्तान, नेपाल जैसे एशियाई देशों के शहरी इलाकों में पुरुषों का दबदबा दिखता है। हाँ, यहाँ मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन ज्यादा है शहरों की तरफ। हाँ, यानी लिंग अनुपात पुरुषों के पक्ष में झुका होता है। प्रेडोमिनेंस ऑफ मेल माइग्रेशन। ऐसा क्यों? यहाँ ऐसा क्यों है? इसके पीछे कई सामाजिक आर्थिक कारण हैं, जैसे शहरों में आवास की कमी, रहने का ऊंचा खर्च, कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाँ, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल की कमी और कभी-कभी रोजगार के सीमित अवसर। ये सब महिलाओं को गांव छोड़कर शहर आने से, कह सकते हैं, हतोत्साहित करते हैं। तो पुरुष अकेले ही प्रवास करते हैं काम के लिए? हाँ, नतीजा ये होता है कि काम की तलाश में पुरुष अकेले ही शहरों की ओर प्रवास करते हैं। ये भी याद रखना जरूरी है कि भारत जैसे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खासकर खेती किसानी में, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बात भी सही है। तो प्रीलिम्स के लिए ये पैटर्न याद रखें। पश्चिमी देशों जैसे यूएसए, कनाडा, यूरोप, इनके शहरों में महिलाएं ज्यादा। और नेपाल, पाकिस्तान, भारत जैसे एशियाई देशों के शहरों में पुरुष ज्यादा। बिल्कुल। ये रूरल अर्बन डाइकोटमी और प्रवास के पैटर्न GS1 सोशल इश्यूज जैसे अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, वुमेन्स इश्यूज और GS3 इकोनॉमी, लेबर माइग्रेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये इंटरलिंकेजेस बहुत जरूरी हैं समझने। ये शहरीकरण की चुनौतियों, ग्रामीण शहरी संबंधों और प्रवास के सामाजिक आर्थिक परिणामों को समझने में मदद करते हैं। अगला महत्वपूर्ण सूचक है साक्षरता, लिटरेसी। हाँ, लिटरेसी। किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर जानने का ये एक विश्वसनीय पैमाना माना जाता है। बिल्कुल। साक्षरता दर सिर्फ ये नहीं बताती कि कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, बल्कि ये समाज में शिक्षा के स्तर, महिलाओं की स्थिति, सरकारी नीतियों की पहुंच और कुल मिलाकर मानव विकास के स्तर का आईना होती है। भारत के संदर्भ में 2001 की जनगणना के अनुसार, हालांकि परिभाषा समय के साथ विकसित हुई है, 7 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। अच्छा। जाहिर है, किसी क्षेत्र की साक्षरता दर कई चीजों पर निर्भर करती है। वहाँ आर्थिक विकास कैसा है, शहरीकरण कितना हुआ है, लोगों का जीवन स्तर कैसा है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या है, शिक्षा की सुविधाएं कितनी उपलब्ध हैं और सरकार शिक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। आमतौर पर जहां साक्षरता दर ज्यादा होती है, वहां मानव विकास सूचकांक HDI भी बेहतर होता है। भले ही साक्षरता के सटीक भारतीय आंकड़े NCERT के भाग 2 में विस्तार से दिए गए हैं, ये समझना जरूरी है कि साक्षरता का स्तर सीधे तौर पर लोगों की अवसरों तक पहुंच, हाँ, अपॉर्चुनिटी एक्सेस, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, अपने अधिकारों को समझने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। सही बात है, एम्पावरमेंट से जुड़ा है ये। भारत में राज्यों के बीच साक्षरता दर में काफी भिन्नता देखने को मिलती है, जो अक्सर ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों का नतीजा होती हैं और विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दर्शाती हैं। ये विश्लेषण मेंस के उत्तरों में गहराई ला सकता है। जरूर, रीजनल डिस्पैरिटी समझने के लिए अहम है। और अंत में बात करते हैं व्यावसायिक संरचना की, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हाँ, इसका मतलब है कि देश की कार्यशील जनसंख्या, वही 15 से 59 आयु वर्ग वाली आबादी, किस तरह के आर्थिक कामों में लगी हुई है। ये एक तरह से किसी देश की आर्थिक कुंडली जैसी है। हाँ, कह सकते हैं, जो बताती है कि वो अर्थव्यवस्था कहाँ से आई है और किधर जा रही है। बिल्कुल। इन आर्थिक गतिविधियों को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटते हैं। 4 सेक्टर। हाँ, पहला प्राथमिक, प्राइमरी, जैसा हमने पहले बात की, इसमें सीधे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन। ठीक है। दूसरा द्वितीयक, सेकेंडरी, इसमें कच्चे माल को प्रोसेस करके तैयार माल बनाया जाता है, यानी विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग उद्योग। मैन्युफैक्चरिंग, ओके। तीसरा तृतीयक, टर्शरी,
इसे सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। जी। इसमें व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सभी सेवाएं आते हैं। ज्यादातर लोग इसी में होते हैं, विकसित देशों में। विकसित देशों में इसी का बोलबाला है। और चौथा ही चतुर्थक, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी। ये भी सेवा क्षेत्र का ही एक, कह सकते हैं, विकसित रूप है, जिसमें ज्ञान और सूचना आधारित काम आते हैं, जैसे अनुसंधान और विकास यानी R&D, सूचना प्रौद्योगिकी IT, कंसल्टेंसी वगैरह। अब इन चारों क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, ये उस देश के आर्थिक विकास के स्तर का एक बहुत अच्छा संकेतक है। कैसे? देखिए, अगर किसी देश की ज्यादातर आबादी प्राथमिक कामों, खेती, खनन आदि में लगी है, तो ये इशारा करता है कि अर्थव्यवस्था अभी भी विकास के शुरुआती या कह लीजिए आदिम चरणों में है, जहां प्राकृतिक संसाधनों का सीधा दोहन ही मुख्य आधार है। अच्छा। इसके विपरीत जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, टेक्नोलॉजी आती है, उद्योग लगते हैं, बुनियादी ढांचा सुधरता है, तो लोग धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्र से निकलकर द्वितीयक, उद्योग, और फिर तृतीयक, सेवा, और चतुर्थक, ज्ञान आधारित क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं। आज ज्यादातर विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। ये बदलाव आर्थिक विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन और विकास का सूचक है। मेंस के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि व्यावसायिक संरचना में ये बदलाव कैसे होता है और इसका विकास से क्या संबंध है। बिल्कुल। साथ ही ये भी सोचना चाहिए कि क्या सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ना हमेशा समावेशी विकास का संकेत है, या फिर ये जॉबलेस ग्रोथ जैसी स्थिति भी पैदा कर सकता है। हाँ, ये एक डिबेट का मुद्दा है। जहां GDP तो बढ़ रही है, लेकिन उस अनुपात में अच्छे रोजगार पैदा नहीं हो रहे। सही। भारत के संदर्भ में कृषि से गैर कृषि क्षेत्रों में श्रम का स्थानांतरण एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों है। बिल्कुल। चलिए, इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं, खास तौर पर परीक्षा के नजरिए से। नाउ फॉर द की टेकअवेज, प्रीलिम्स टेकअवेज। First, sex ratio. Remember the definition, females per 1,000 males, know the global patterns, high in places like Europe, especially Latvia, and low in many Asian countries like UAE, China, India, Pakistan, Afghanistan. Understand the reasons, status of women, migration. Okay. Second, age structure. Differentiate between working population, usually 15 to 59 years, and dependent population. Know the age-sex pyramid types. Expanding, triangle shape, high birth rate like Nigeria, constant, bell-shaped, near equal birth death rates like Australia, and declining, narrow base, low birth death rates like Japan. Link this to the concept of demographic dividend. Got it. Third, rural-urban composition. Understand the general basis, primary versus non-primary activities. Note the contrasting sex ratio patterns in urban areas. More females in the West, example Canada, versus more males in Asia, example India, Nepal, Pakistan. And the reasons behind this, migration differences, mechanization, socio-economic factors. Right. Fourth, literacy. Know the definition, especially in the Indian context, 7+ years, read write with understanding. Recognize its importance as a socio-economic indicator and the factors affecting it, economy, urbanization, status of women, policies. Okay. And fifth, occupational structure. Know the 4 sectors: primary, agriculture, mining; secondary, manufacturing; tertiary, services; and quaternary, knowledge-based. Understand how the proportion of workforce in these sectors indicates the level of economic development. ठीक है। और मेंस टेकअवेज, फर्स्ट पॉइंट, होलिस्टिक इंडिकेटर्स, population composition elements, sex ratio, age structure, rural-urban mix, occupation. These aren't just stats. They are critical indicators reflecting a nation's socio-economic health, gender equality, dependency burden, stage of development, and even policy priorities. Exactly. Second, explaining variations. It's crucial to understand the why behind global and regional differences in these parameters. Link them to historical factors like migration, economic development levels, social norms like the status of women affecting sex ratio or literacy, and government policies. This adds analytical depth. Very important for means answers. And third, policy relevance. Analyzing population structure is vital for policy making. Age structure informs policies on education, health, employment, and social security. Think
demographic dividend or aging population challenges. Occupational structure guides policies for skill development, job creation, and economic diversification. How a country manages its population structure really shapes its future. Absolutely. Policy connection is key. तो जनसंख्या संगठन का अध्ययन हमें ये दिखाता है कि भूगोल सिर्फ जमीन और नक्शों का विज्ञान नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये इंसानों, समाजों और उनकी बदलती हुई हकीकत को समझने का एक गहरा और जरूरी नजरिया है। ये आंकड़े बोलते हैं अगर हम उन्हें सुनना सीखें। बिल्कुल, ये समाज का ताना बाना, उसकी आर्थिक क्षमता और भविष्य की दिशा, सब कुछ इन संरचनाओं में कहीं ना कहीं झलकता है। ये मानव भूगोल का सबसे, कह सकते हैं, जीवंत पहलू है। आज के इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं, ठीक है। लेकिन जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, किसी देश की जनसंख्या संरचना, खासकर उसकी युवा आबादी का आकार और उसका कौशल स्तर, उसका स्किल लेवल, वैश्विक मंच पर उसकी ताकत और प्रभाव को कैसे निर्धारित कर सकता है? अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ बड़ी युवा आबादी होना ही डेमोग्राफिक डिविडेंड की गारंटी है, या फिर ये अवसर चुनौतियों में भी बदल सकता है? ये सवाल आपको GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में देश की शक्ति के निर्धारक तत्व और GS3 इकोनॉमी में मानव संसाधन विकास और रोजगार दोनों के लिए सोचने पर मजबूर करेगा। बिल्कुल, सोचने लायक बात है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.